सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बीए बीएससी सेकंड ईयर पेपर सेकंड है, मानव भूगोल है, उसकी यूनिट 3 चल रही है। टॉपिक है इसमें जनसंख्या। जनसंख्या में से क्वेश्चन बन के आता है कि विभिन्न जनसंख्या सिद्धांतों को समझाइए या उनकी व्याख्या कीजिए। विभिन्न प्रकार की जनसंख्या है, उन जनसंख्या सिद्धांतों को दो प्रकारों में बांटा जाता है। पहला है चीन समकालीन जनसंख्या सिद्धांत तथा आधुनिक जनसंख्या सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर जनसंख्या एवं संसाधनों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन प्राचीन काल से हो रहा है। यानी जनसंख्या व संसाधन, इन दो का मेन है। जनसंख्या व संसाधन, इन दोनों का जो है पर्टिकुलर वो पुराने काल से आपस में संबंध और उनका अध्ययन हो रहा है। पुराने टाइम से इनका अध्ययन किया जा रहा है तथा माना जा रहा है प्लेटो के समय प्रारंभिक स्तर पर मालथस के सिद्धांत में काफी चर्चा है। आप देखो इसमें जो सिद्धांत है वो है मालथस तथा आधुनिक जो चीन सिद्धांत है, चिरस्मृतकालीन सिद्धांत है, उनमें पहला सिद्धांत है वो है मालथस का जनसंख्या सिद्धांत। मालथस का जनसंख्या सिद्धांत। मालथस का जनसंख्या सिद्धांत है। इस मालथस ने जनसंख्या सिद्धांत में देखो क्या कहा। मालथस एक अर्थशास्त्री व मानवतावादी विद्वान है। अर्थशास्त्री व मानवतावादी वैज्ञानिक थे। इन्होंने मानव तथा संसाधन के संबंधों का अध्ययन किया। इन्होंने मानव तथा संसाधनों का अध्ययन किया। मानव तथा संसाधनों का अध्ययन किया और यह पाया कि यह जनसंख्या सिद्धांत तीन मान्यताओं पर आधारित है। इन्होंने ये करके इनकी तीन मान्यताओं पर आधारित है। यानी यह सिद्धांत तीन मान्यताओं पर आधारित है। फर्स्ट जो मान्यता है वो ये है कि मानव जीवन के लिए भोजन है। मानव जीवन के लिए भोजन अनिवार्य आवश्यक है। अनिवार्य आवश्यकता है। मानव जीवन के लिए भोजन अनिवार्य आवश्यकता है तथा कृषि की उत्पत्ति ह्रास का नियम लागू होता है। कृषि में उत्पत्ति ह्रास का नियम लागू होता है। दूसरा है मनुष्य के दोनों लिंगों में काम वासना प्राकृतिक सत्य है। मानव के दोनों लिंगों में काम वासना प्राकृतिक सत्य है। मानव के दोनों लिंगों स्त्रीलिंग और मानव पुरुष यानी स्त्री और मनुष्य दोनों में काम वासना प्राकृतिक सत्य है, तभी जनसंख्या वृद्धि होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये काम वासना प्राकृतिक सत्य है यानी संतान उत्पन्न करने के लिए। तीसरी जो मान्यता है यानी संतान उत्पत्ति के लिए वो जीवन स्तर एवं जनसंख्या वृद्धि का सीधा संबंध है।
जीवन स्तर है जनसंख्या वृद्धि का सीधा संबंध है। सीधा संबंध है अर्थात माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया। अब देखो इनका जो सिद्धांत है वो किस प्रकार से स्पष्ट किया हुआ है। सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए माल्थस ने कहा कि नंबर एक, इन्होंने ये कहा है कि यदि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो यह ज्यामितीय ढंग से बढ़ेगी। अगर जनसंख्या को नियंत्रण नहीं किया जाए तो ये ज्यामितीय ढंग से बढ़ेगी। तो ये ज्यामितीय ढंग से किस प्रकार बढ़ेगी? 1 2 4 8 16 32 देश करके क्रम से बढ़ती है, क्रम से बढ़ेगी। तथा दूसरा है खाद्य सामग्री। अगर खाद्य सामग्री गणितीय ढंग से खाद्य सामग्री गणितीय ढंग से बढ़ेगी, केवल गणितीय ढंग से बढ़ेगी, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से बढ़ेगी। अब इस प्रकार से खाद्य सामग्री दर बढ़ेगी। अब है 3 नंबर में कि खाद्य सामग्री उत्पादन की दर धीमी गति से तथा जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है, जिसमें असंतुलन उत्पन्न होता है। अब खाद्य सामग्री क्या है? धीमी गति से तथा जनसंख्या वह तीव्र गति से बढ़ेगी। तो दोनों में क्या हो जाता है? असंतुलन उत्पन्न। असंतुलन उत्पन्न हो जाता है दोनों के अंदर। अब ये आकलन इस प्रकार 150 वर्षों का आकलन लगाया जाए। इस सिद्धांत में यही है कि जनसंख्या है वो गुणोत्तर यानी ज्यामितीय ढंग से बढ़ रही है तथा जो इसमें प्राप्त होने वाले हैं जो खाद्यान्न आपूर्ति है वो कैसे बढ़ रही है? वो 1 2 3 4 यानी गणितीय रूप से बढ़ रही है। बस यही इसका है। अर्थात 125 अगर वर्ष देखी जाए, यहाँ पे वर्ष तुम्हारा खाद्य उत्पादन है वो देखा जाए तो यहाँ पे वर्ष जैसे 0 है तथा 50 25 है 50 है 100 है 125 है 150 है। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ष हो जाएगा तथा खाद्य पदार्थ 1 2 3 4 5 और 6 इस प्रकार से खाद्य पदार्थ तथा जनसंख्या है, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि है वो 1 2 4 8 16 और 32 इस प्रकार से। तो अब असंतुलन अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या कर देते हैं? असंतुलन। तो इन्होंने क्या कहा
अर्थात 150 वर्ष में जनसंख्या 16 गुना, अर्थात 150 वर्ष में जनसंख्या कितनी गुना हो जाएगी? 16 गुना बढ़ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इस असंतुलन के भयंकर परिणाम हो सकते हैं। अतः संतुलन को बनाए रखना आवश्यक है। अतः संतुलन को बनाए रखना आवश्यक है। उसके लिए देखो क्या कहते हैं, संतुलन को बनाए रखने के लिए माल्थस ने संतुलन को लिए जनसंख्या को दो प्रकार से प्रतिबंध किया। पहला है प्राकृतिक प्रतिबंध। खुद पर्यावरण के आधार पर इन्होंने प्रतिबंध किया है कि प्राकृतिक अवरोध यानी भूकंप, बाढ़, सूखा, महामारी, अकाल आदि से सम्मिलित किया जाएगा। इन कारणों से जनसंख्या कम होती रहती है। इन कारकों को माल्थस ने कष्टकारी कारक कहा कि इन कारकों के कारण, प्राकृतिक कारक है, बाढ़ है, सूखा है, ज्वालामुखी है, भूकंप है, आदि कारणों से क्या है, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, भूकंप आदि से क्या है, जनसंख्या को नियंत्रित अपने आप हो जाएगी। पर ये क्या है, ये कारक क्या है, कष्टकारी है। दूसरी अगर बात की जाए तो वह है मानवीय प्रतिबंध। अगर मानवीय प्रतिबंधों में देखा जाए तो मानवीय प्रतिबंध माल्थस का विचार था कि कष्टकारी कारक से बचने के लिए मानव स्वयं जनसंख्या वृद्धि पर प्रतिबंध लगाए। इनमें क्या है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, विवाह में देरी, ब्रह्मचर्य का पालन करें, विवाह में देरी करें तथा यह है संयम को तथा तुम संयम रखने की जनसंख्या बढ़ानी नहीं है, संयम की चीजों को प्राथमिकता दे। तो ये माल्थस ने कहा कि प्राकृतिक प्रतिबंध और मानवीय प्रतिबंधों द्वारा जनसंख्या को कम किया जा सकता है। अब ये बात है माल्थस सिद्धांत की, जो सिद्धांत है उसकी आलोचना है। सिद्धांत की आलोचना के लिए उन्होंने फर्स्ट आलोचना ये दी है, माल्थस की मान्यता है कि जीवन स्तर अच्छा होने के साथ साथ जनसंख्या दर में वृद्धि होती है। यानी जीवन स्तर अच्छा होगा, जीवन स्तर अच्छा है तो जनसंख्या की दर होगी तीव्र होगी। जनसंख्या की दर है वो क्या होगी, वो तीव्र होगी। तथा यहां पे दूसरा है कि परंतु यूरोपीय देशों में इसके विपरीत जीवन स्तर पर भी जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है। बिल्कुल सही। तथा माल्थस की दूसरी मान्यता है, सेकंड मान्यता है कि काम वासना का स्तर रहना, परंतु जब मानव का जीवन स्तर उच्च होता है तो उसके मनोरंजन, आमोद प्रमोद के अनेक साधन उपस्थित होते हैं। यानी दूसरे साधन उपस्थित होते हैं। यानी यहां पर मनोरंजन के साधन ले लेते हैं या दूसरा काम वासना के अतिरिक्त अन्य साधन उपस्थित होते हैं, इसलिए उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, अतः काम वासना की कमी आती है। माल्थस के अनुसार कृषि में उत्पत्ति का हार्स रिवर्स से लागू होता है। माल्थस के अनुसार कृषि में तीसरा है कि कृषि में उत्पत्ति हार्स का नियम लागू होता है। कृषि में उत्पत्ति हार्स का नियम लागू होता है। इस नियम से हम कह सकते हैं कि त्रुटिपूर्ण आय से रोका जा सकता है। अब अर्थशास्त्री जो केनन है, केनन महोदय ने इस जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के पर्टिकुलर कहा है कि माल्थस की आलोचना करते हुए कहा है कि मानव जब उत्पन्न होगा तो वह एक गुण, मानव जब उत्पन्न होगा
लेकर उत्पन्न होता है कि वो कार्य दोनों हाथों से करता है, एक बार उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या है, जनवृद्धि कोई बाहरी खतरा नहीं है। जनसंख्या वृद्धि कभी कभी जब अनुकूलतम से कम है, देश तथा प्रदेश के हित में नहीं होती है, तब हो सकता है। वर्तमान में मालथस सिद्धांत की जो स्थिति है उसको देखो। अनेक आलोचनाओं के बाद भी मालथस जीवन के सिद्धांत की वर्तमान में भी काफी मान्यता है। मुख्य रूप से पिछड़े हुए तथा पुराने कृषि क्षेत्रों में ये सिद्धांत पूर्ण रूप से प्रभावी है। आप देखो, ये तो था मालथस का सिद्धांत। अब सेकंड है, वो है आदर्श या अनुकूलतम सिद्धांत। आदर्श या अनुकूलतम सिद्धांत प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या के संतुलन पर आधारित है। प्राकृतिक संसाधनों व जनसंख्या के संतुलन पर आधारित है। सेकंड बात की जाती है कि संतुलन होने पर जनसंख्या अधिकतम सुख समृद्धि प्राप्त कर सकती है। अगर संतुलन प्राप्त हो गया, हो जाता है, अगर संतुलन प्राप्त हो जाता है तो संतुलन प्राप्त हो जाने पर अत्यधिक सुख समृद्धि प्राप्त कर सकती है जनसंख्या। वास्तव में आदर्श जनसंख्या वह है जिसके द्वारा अधिकतम मानव कल्याण है। वास्तव में जनसंख्या वह है जिसके द्वारा अधिकतम मानव कल्याण हो। अगला है अनुकूलतम जनसंख्या का विचार। सर्वप्रथम अनुकूलतम जनसंख्या सर्वप्रथम सिद्विक अर्थशास्त्री जो वैज्ञानिक थे, सिद्विक अर्थशास्त्री के समक्ष रखा गया। यद्यपि अनुकूलतम शब्द का प्रयोग नहीं किया था, बाद में केलर, डॉल्टन, रॉबिन तथा कॉर्सेंडर आदि ने इसकी उचित व्याख्या की। वास्तव में ये सिद्धांत मालथस के सिद्धांत की कमियों को दूर करता है। ये सिद्धांत क्या करता है, मालथस के सिद्धांत में जो कमियां थी उनको कम करता है। यानी मालथस के सिद्धांत में जो कमियां थी उनको किसने किया था, जो आधुनिक सिद्धांत है, अनुकूलतम सिद्धांत है जनसंख्या का, इसने किया था। अब देखो इस सिद्धांत पर बाद में इसकी व्याख्या केनन महोदय ने की, और केनन महोदय के बाद में डॉल्टन ने देखो इस सिद्धांत में क्या कहा। डॉल्टन ने सिद्धांत के बारे में ये कहा, डॉल्टन ने ये चीज कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो। प्रति व्यक्ति आय क्या हो, अधिकतम हो, या प्रति व्यक्ति आय अधिकतम देती हो। तो डॉल्टन ने क्या कहा कि
अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या जिससे अधिकतम उत्पादन संभव है। वह जनसंख्या जिससे अधिकतम उत्पादन संभव हो, यानी अधिकतम उत्पादन संभव हो, ये किसने कहा है? रॉबिन ने कहा। अनुकूलतम या सर्वोत्तम जनसंख्या है। सर्वोत्तम जनसंख्या है। कॉस्ट सेडर के अनुसार जो जनसंख्या है वो आदर्श जनसंख्या वह है जो अधिकतम कल्याणकारी है। वह है जो अधिकतम कल्याणकारी है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कष्टदायक होती है, परंतु ऐसा सदैव नहीं होता है। जनसंख्या ह्रास भी सदैव लाभदायक नहीं होता है, यानी जनसंख्या ह्रास होता है वो भी सदैव लाभदायक नहीं होता है। इसमें देखो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार पहली बात है कि यदि किसी प्रदेश का प्राकृतिक संसाधनों का विकास करने के लिए जितनी जनसंख्या चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिए जितनी जनसंख्या चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिए जितनी जनसंख्या चाहिए उतने व्यक्ति उस प्रदेश में नहीं रहते हैं। उस प्रदेश में नहीं रहते हैं। दूसरी क्या कहा है? तब वह जनसंख्या हीन माना जाएगा। तब वह जनसंख्या प्रदेश जनसंख्या हीन माना जाएगा, यानी वहां पे जितने प्राकृतिक संसाधन है, अगर उतनी जनसंख्या है ही नहीं वहां पे, तो वो जनसंख्या प्रदेश क्या माना जाता है? हीन माना जाता है, यानी बिल्कुल। तो ये माल्थस के अनुसार एक अन्य प्रकार की है कि माल्थस ने क्या कहा था पिछले में कि अनुकूलतम जनसंख्या, तो यहाँ पे क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर जनसंख्या है उनके बराबर तो हीन माना जाएगा। अब ये है इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि से लाभ होगा। इस अवस्था में अगर जनसंख्या वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, तो लाभ होगा। बिल्कुल सही है कि अगर प्राकृतिक संसाधन है ऑलरेडी ज्यादा है, जनसंख्या कम है, तो इस जगह अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो क्या होगा? लाभ होगा। जनसंख्या बढ़ते बढ़ते आर्थिक क्षेत्रों के अधिकतम उत्पादन पर पहुंच जाएगी। तीसरा है कि जनसंख्या वृद्धि बढ़ते बढ़ते आर्थिक स्तर के समूह पहुंच जाएगी। आर्थिक स्तर के समूह अगर पहुंच जाएगी तो यहाँ पे जो खुशहाली की चरम सीमा होगी, यह है खुशहाली की
चरम सीमा होगी। अगला कोड देखते हैं, जनसंख्या जब जनसंख्या आर्थिक क्षेत्रों में अधिकतम उत्पादन सीमा को पार कर बढ़ती है, जनसंख्या जब आर्थिक उत्पादन सीमा के बाद बढ़ती है, तो यह जनसंख्या, क्योंकि जब उत्पादन उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा, इस अवस्था में जन आधिक्य की स्थिति, इस अवस्था में क्या बोला जाएगा, जन आधिक्य की स्थिति होगी। अनुकूलतम या आदर्श बिंदु देखो, अनुकूलतम या आदर्श बिंदु अनुकूलतम या आदर्श बिंदु वह है, इस सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि अनुकूलतम बिंदु अर्थात उस चरम सीमा की तलाश करना है जिसमें एक आधिक्य तथा दूसरी जन न्यूनता की स्थिति हो। डाल्टन महोदय के अनुसार एक सूत्र दिया गया, डाल्टन महोदय ने एक सूत्र दिया गया और यह सूत्र इस प्रकार से है कि यहाँ पे n बराबर a माइनस o अपॉन o। अब जिसमें देखो यहाँ पे n बराबर क्या दिया गया है, असंतुलन बिंदु, असंतुलन बिंदु तथा दूसरा a है वो है वास्तविक जनसंख्या, वास्तविक जनसंख्या तथा O है वो है अनुकूलतम बिंदु, अनुकूलतम जनसंख्या तथा इस सूत्र के अनुसार, अब इस सूत्र के अनुसार कह सकते हैं, ये सूत्र आप लिख लो यानी नोट कर लो, इस सूत्र के अनुसार फर्क है कि यदि असंतुलन शून्य हो, यदि असंतुलन शून्य हो तो जनसंख्या असंतुलन होगी, तो जनसंख्या असंतुलन होगी। तथा दूसरा है यदि असंतुलन धनात्मक हो, यदि असंतुलन धनात्मक हो तो जनसंख्या अधिक होगी, तो जनसंख्या अधिक होगी। और तीसरा है कि यदि असंतुलन ऋणात्मक हो, यदि असंतुलन क्या हो, ऋणात्मक हो, तो जनसंख्या न्यून होगी, तो जनसंख्या क्या होगी, न्यून होगी या कम होगी। अब इन तीनों के आपने उतार लिया होगा, ये एक कंडीशन है, ये सूत्र रखने के बाद इस सूत्र को इनसे डिफाइन किया जा सकता है कि अगर उत्तर ऐसे आएगा तो ये पैमाना मान सकते हैं कि यदि असंतुलन शून्य हो तो जनसंख्या असंतुलन होगी, तथा यदि असंतुलन धनात्मक हो तो जनसंख्या अधिक होगी, और यदि असंतुलन ऋणात्मक स्थिति में आता है तो जनसंख्या शून्य होगी या न्यून होगी, कम होगी। अतः इसको मैं मिटा रहा हूं।
ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ में देखो कि यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय है, ये तो यहाँ पे है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय है वो यहाँ पे तो 0 इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे 4000, 8000, 12000, 16,000 और 20,000, ये तो हो गई। तथा यहाँ पे जनसंख्या है, इधर है जनसंख्या, वो है करोड़ में, और तो यहाँ पे है 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये जनसंख्या करोड़ में। तो इसमें जनसंख्या वो बढ़ेगी, वो ग्राफ पहला है 3 पर है, 3 पर कितनी है वो है यहाँ। दूसरा अगर जनसंख्या बात करें 6 पर, तो 6 और 12 के यहाँ। तथा अगर बात करें 9 पे, तो ये जनसंख्या यहाँ पे। तथा अगला हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे हो जाएगा, फिर लास्ट में यहाँ। तो अगर इस डॉट डॉट को मिलाया जाए तो इस प्रकार से एक रेखा चित्र भर के आएगा सामने, और इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ेगी। तो ये आदर्श जनसंख्या उपरोक्त आलेख में इस टेबल के प्रत्येक की प्रति व्यक्ति औसत आय अधिकतम 12 करोड़ जनसंख्या पर थी। अतः वर्तमान संसाधन विकास स्तर उस प्रदेश के लिए 12 करोड़ की अनुकूलतम जनसंख्या है। यदि जनसंख्या 12 करोड़ से कम होगी, अगर जनसंख्या 12 करोड़ से कम होगी तो वह न्यूनतम कहलाएगी, और 12 करोड़ से अधिक होगी तो वह जनसंख्या अधिक मानी जाएगी, कि जनसंख्या अधिक है यहाँ पे। अब ये तो हो गया आदर्श जो अनुकूलतम जनसंख्या है। इसके अलावा देखो आधुनिक सिद्धांत, थर्ड है आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांतों में जनसंख्या का जीव वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो पहला लेते हैं, आधुनिक सिद्धांतों में पहला है जनसंख्या का जीव वैज्ञानिक सिद्धांत। जनसंख्या का जीव वैज्ञानिक सिद्धांत, इसके अनुसार सिद्धांत की बढ़ती घात वक्र रेखा सिद्धांत, इसे बढ़ती घात, इस सिद्धांत को बढ़ती घात वक्र रेखा सिद्धांत कहा जाता है। बढ़ती घात वक्र रेखा सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन पर्ल मोदी ने किया था। जो आधुनिक जीव विज्ञान सिद्धांत है इसको पर्ल मोदी ने किया था। प्रतिपादन किसने किया था? पर्ल मोदी ने किया था। पर्ल मोदी ने फलों पर उपस्थित मधुमक्खियों की संख्या पर अध्ययन किया था। मक्खियों की बढ़ती का अध्ययन करके पर्ल मोदी ने निष्कर्ष निकाले। यानी इस सिद्धांत ने जो फलों पर मधुमक्खियों के अनुसार इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और 3 अलग अलग मान्यताएं निकाली। वो है आरंभ में मक्खियों में वृद्धि धीरे धीरे बढ़कर आरंभ में मक्खियों में वृद्धि धीरे धीरे बढ़कर तीव्र होती है। ये तो फर्स्ट है। दूसरा ये है कि दूसरी अवस्था में बढ़ती गति मंद है। दूसरी अवस्था में
बढ़ती है वह मंद गति में हो जाती है। थर्ड है वो है तीसरी अवस्था में बढ़ती गति पहले धीरे बढ़ती है। पहले धीरे धीरे घटती है तथा बाद में वृद्धि क्या होती है, तीव्रता से घटने लगती है। एक सीमा तक घटने के बाद दोबारा वृद्धि होने लगती है। एक सीमा पर घटने पर वृद्धि वापस बढ़ने लगती है। वापस बढ़ने लगती है। इस सिद्धांत की व्याख्या निम्न 3 रेखा चित्रों से करते हैं। अब देखो इस रेखा चित्र में देखो, एक तरफ क्या है, जनसंख्या, इधर तो जनसंख्या हो जाएगी तथा इधर हो जाएगा समय। और यहां पे अगर इस वक्र को यूं इस प्रकार से बनाया जाए, इस प्रकार से बनाया जाए तो यहां पे ए, यहां पे बी, ए बिंदु, बी बिंदु, सी और यहां पे हो गया डी, C1, यहां पे हो गया डी, यहां पे हो जाता है ई। तो इसके अनुसार ये अब बात करता हूं प्रथम अवस्था में जनसंख्या ए बिंदु पर, जनसंख्या कहां है, ए बिंदु पर आरंभ होकर धीरे धीरे बढ़कर बी बिंदु तक पहुंचती है। फिर बी बिंदु से सी बिंदु पर तीव्रता से बढ़ती है। ग्राफ में देखा इधर जनसंख्या है, ये यहां पे ग्राफ होता है तो तीव्रता से लाइन ऊपर हो गई तो यहां पे जनसंख्या तीव्रता से बढ़ेगी। बी से लेकर सी तक यहां पे धीरे धीरे बढ़ती है, बी से लेकर सी तक बहुत तीव्रता से एकदम छलांग मारेगी। इसके बाद सी से लेकर डी तक बढ़ती है, वो वापस मंद पड़ जाती है सी से लेकर C1 तक धीरे धीरे, फिर वापस C1 से लेकर डी तक धीरे धीरे जनसंख्या वापस घटने लगती है। अब बी से लेकर ई तक जनसंख्या कम होने पर रुक जाती है तथा दोबारा फिर से यहाँ पे दोबारा वापस जनसंख्या फिर से बढ़ने लग जाती है, धीरे धीरे दोबारा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। तो इस सिद्धांत को परखा जाए तो यह सत्य प्रतीत होता है कि क्योंकि आरंभ की स्थिति में अनेक बाधाएं होती है। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रारंभ में है, यहाँ पे अगर मानव पर अगर इसको पृथ्वी पर अगर इस सिद्धांत को लागू किया जाता है तो प्रारंभ अवस्था में यहाँ पे प्राकृतिक बाधाएं आ जाती है, यहाँ पे प्राकृतिक व अन्य बाधाएं आ जाती है। अन्य बाधाएं आ जाने के कारण जनसंख्या है वो धीरे बढ़ती बढ़ती है। और यही देखा गया है कि पूर्व में भारत में 1900 से लेकर 1911 1921 में जनसंख्या गुणोत्तर बढ़ती नहीं थी इस सिद्धांत के अनुसार, यानी उतनी नहीं बढ़ी थी, छलांग से धीरे धीरे बढ़ी थी। तो यहाँ पे यह सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जनसंख्या की विभिन्न बीमारियों तथा विभिन्न प्रकार के हमलों या किसी भी प्राकृतिक दुर्घटना के कारण जनसंख्या धीरे बढ़ी है तथा इन बाधाओं को दूर करके फिर विकास कार्य शिखर तक पहुंचे और जनसंख्या का जीवन स्तर उच्च हो गया और फिर जनसंख्या एकदम से बढ़ी है। यानी दूसरी अवस्था यहाँ पे क्या हो जाता है, जीवन स्तर उच्च हो जाएगा और जीवन स्तर उच्च होने के बाद क्या हो जाता है, जनसंख्या वृद्धि एकदम वृद्धि तीव्र हो जाती है, जनसंख्या वृद्धि तीव्र हो जाती है और फिर एकदम सी से C1 तक बिल्कुल समान रूप से चलती है। जनसंख्या बढ़ती करती पहले धीमी होती है तो फिर रुक जाती है और फिर जनसंख्या कम होने लगती है जो एक निश्चित सीमा तक समय तक होने के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ जाती है।
उदाहरण के रूप में हम यूरोप तथा रूस की जनसंख्या देखें, वो 1950 तक तीव्रता के साथ बढ़ने के बाद फिर एकदम हाथ का भय बना रहता है। रूस की जनसंख्या 1990 के बाद निरंतर कम होती रही। यह 1990 के 16 करोड़ थी तो 2001 में 14.2 करोड़ रह गई, यानी घट के जनसंख्या कम हो गई। तो इस स्टेज में वो जनसंख्या पहुंच गई यहाँ पे 14.2 करोड़ रह गई। विद्वानों का अनुमान है कि यह 13.5 करोड़ वह कुछ समय के लिए इस तरह रहने के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ये किसी भी आलोचना, अब इस सिद्धांत की भी निम्न आलोचनाएं हैं। तो देखो आलोचना में पहली आलोचना यह है कि यह सिद्धांत मक्खियों के अध्ययन पर आधारित है। पहला क्या है आलोचना कि यह सिद्धांत मक्खियों पर आधारित है, मक्खियों की जनसंख्या पर आधारित है, न कि मक्खियों की जनसंख्या पर आधारित है, न कि मनुष्य की जनसंख्या। सेकंड है इस सिद्धांत का अध्ययन सामाजिक व आर्थिक पक्षों पर सम्मिलित नहीं है। इस सिद्धांत में सामाजिक व आर्थिक पक्ष शामिल नहीं है। थर्ड अगर देखी जाती है, यह सिद्धांत वातावरण के पक्षों के प्रभाव का भी अध्ययन नहीं करता। यह सिद्धांत वातावरण के पक्षों का भी अध्ययन नहीं करता। यानी इस सिद्धांत में मुख्य से ये वातावरण के जो सिद्धांत है उनको भी ये स्पष्ट नहीं करता है। तो ये इस सिद्धांत की कमी रह जाती है। तो ये तीन आलोचनाएं हैं कि यह जनसंख्या मनुष्यों की जनसंख्या पर अध्ययन नहीं है पहला, दूसरी है सामाजिक आर्थिक पक्ष पर इसको शामिल नहीं किया जाता है तथा वातावरण के पक्षों को इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है, इसके साथ सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला है, चलो ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो हम आगे की क्लास के लिए फिर मिलेंगे, उतनी देर में धन्यवाद। ठीक है, ये आपको इसके नोट्स को बनाते रहे और साथ साथ में अध्ययन करते रहे। धन्यवाद।